अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे दोस्त का आगे से जानने वाला उसका कज़न था, आई थिंक सो, वो जापान एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो गया। 15-16 कंट्रीज़ उसने ऑलरेडी विज़िट किए हुए थे, अच्छे कंट्रीज़ ट्रैवल किए हुए थे, फिर भी वो डिपोर्ट हो गया। तो वहाँ से एक क्वेश्चन अरेज़ हुआ। मैंने कहा चलें एक वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। क्या जो हम डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी के अंदर सबमिट करवाते हैं वो इमिग्रेशन को और उनकी एम्बेसी को मालूम होते हैं या नहीं होते हैं। आप तो इस कंट्री में, जिस कंट्री में बैठ के वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, उस कंट्री में तो एम्बेसी को सब कुछ मालूम है, लेकिन दूसरी इमिग्रेशन को वो चीज़ें मालूम है या नहीं है। सिंपल सा सवाल, सिंपल सा जवाब। सवाल ये कि क्या उनकी इमिग्रेशन को, एम्बेसी को, आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने इस एम्बेसी में जमा करवाए हैं, उनकी इमिग्रेशन को मालूम है या नहीं है। सिंपल सा जवाब कि हाँ मालूम है, सब कुछ उनको मालूम होता है। अब इसकी मैं डिटेल बताता हूँ कैसे। तो इस भाई की स्टोरी भी शेयर करूँगा कि क्या हुआ था, क्यों डिपोर्ट हुआ था, और कुछ अमेरिका, कनाडा और कुछ कंट्रीज़ के बारे में बताऊँगा कि भाई वहाँ पे उनको कैसे मालूम पड़ता कि आपने कौन कौन से, आपका प्लानिंग क्या थी और डॉक्यूमेंट्स कौन से थे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने कनाडा के वीज़े जमा करवाए हैं, जिन्होंने प्रोसेस करवाया, बेशक रिफ्यूज़ल लगी हैं, कुछ भी हुआ, उनको इस बात का इल्म होगा कि वो जब सबमिट करवाते हैं, कनाडा का प्रोसेस करवाते हैं, तो फिंगर प्रिंटिंग पहले हो जाती है। फिंगर प्रिंटिंग होने के बाद उनकी डेट्स वगैरह आती हैं, देन आपको जाके अपना पासपोर्ट वगैरह, अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा देते हो। बाद में आपको पता चलता है आपका वीज़ा का क्या बना, रिजेक्शन हुई है, एक्सेप्टेंस हुई है, जो भी हुआ। तो फ्रेंड्स, वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आपकी फिंगर प्रिंटिंग होती है, वो कनाडा इमिग्रेशन को और उनकी एम्बेसी को भेज दी जाती है। वहाँ से आपकी अप्रूवल पहले आती है, देन ये एम्बेसी काम करती है। अब मैं सिंपल सी एक बात करूँगा, हर एम्बेसी के अंदर वही चीज़ अप्लाई होती है। फ्रेंड्स, जब आप वीज़ा अप्लाई करने लगते हो किसी भी कंट्री का, तो उस कंट्री के अंदर अप्रूवल जाती है। अगर वो कंट्री आपको एक्सेप्ट करती है, इमिग्रेशन या उसकी एम्बेसी एक्सेप्ट कर लेती है, देन जहाँ पे आपने सबमिट करवाए होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स जिस एम्बेसी के अंदर, उनके पास डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिए होते हैं, इख्तियार होता है कि आपको वीज़ा दें या रिजेक्ट करें। सबसे नंबर 1 पे एक चीज़ आपने सोच लेनी है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए हैं वो जाने हैं उनकी इमिग्रेशन और एम्बेसी को। वहाँ से वो आपकी जांच पड़ताल करके अप्रूवल देंगे। अगर वो आपको अप्रूव कर देते हैं, देन वो ओके का सिग्नल देते हैं इस एम्बेसी को। इन एम्बेसी के पास इख्तियार होता है कि भाई आपको वीज़ा दिया जाए, एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। देन लास्ट ऑप्शन भी एम्बेसी के पास होती है, हालांकि वहाँ से आपको ओके करके भेजा होता है, फिर भी ये रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनके पास इख्तियार होता है। अब मैं अमेरिका की ज़रा एग्जांपल दे दूं कि अमेरिका का जब वीज़ा अप्लाई करने लगते हो, फॉर्म फिल करके, उसके बाद फ़ीस सबमिट करवा के बैंक के अंदर आपको एक अपॉइंटमेंट डेट मिल जाती है जिस दिन आपका इंटरव्यू होना होता है। उससे पहले वो सारी आपके डॉक्यूमेंट्स, जितनी भी आपकी एप्लीकेशन होती है, वो अमेरिका में जा चुकी होती है, वो आपका प्रोसेस कर चुके होते हैं। जब आप इंटरव्यू करने जाते हो, ये आपको पता है कि वो जो वीज़ा ऑफिसर होता है, वो आपके साथ जब इंटरव्यू कर रहा होता है, तो वो अपने कंप्यूटर के ऊपर टाइप कर रहा होता है, लिख रहा होता है। वो बेसिकली क्या हो रहा होता है, वो वहाँ से अमेरिका से डायरेक्ट आपके बारे में पूछा जा रहा होता है। और सेम टाइम आपको ये भी पता है कि वीज़ा एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑन द स्पॉट होता है अमेरिका का, लेकिन दरमियान वाला भी एक रास्ता निकलता है। सम टाइम वो एक्सेप्ट भी नहीं करते, रिजेक्ट भी नहीं करते, आपको होल्ड पे कर देते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहाँ की जो इमिग्रेशन होती है, वहाँ से क्लियरेंस नहीं मिल रही होती है। वहाँ से जो अमेरिका से वो आपकी क्लियरेंस नहीं मिल रही होती है, तो वो आपको होल्ड पे कर देते हैं। ना वो आपका वीज़ा रिजेक्ट करते हैं, ना एक्सेप्ट करते हैं। और अगर वहाँ से क्लियरेंस मिल जाए तो उसी वक्त आपका वीज़ा एक्सेप्ट, वरना रिजेक्ट। 2 और एग्जांपल दूंगा भाई, मोरक्को की और इजिप्ट की। जो बंदे यहाँ से यूएई से जब अप्लाई करने लगते हैं वीज़ा, मोरक्को का या फिर इजिप्ट का, उनको मालूम है कि वो पासपोर्ट नहीं देते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाके बस वीज़ा कॉपी वगैरह सबमिट करवानी होती है मोरक्को एम्बेसी में और इजिप्ट एम्बेसी के अंदर। तो तकरीबन 10 से 15 दिन का प्रोसेसिंग टाइम होता है। वो प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, वो बेसिकली आपकी जांच पड़ताल हो रही होती है मोरक्को और इजिप्ट के अंदर कि ये बंदा ओके है या नहीं। वहाँ से जब एक्सेप्टेंस आपकी आ जाती है, देन वो आपको कॉल करते हैं कि ठीक है अपना पासपोर्ट ले आओ। देन 2 से 3 दिन के अंदर 2 to 3 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका वीज़ा लग के आ जाता है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो आपको कॉल नहीं करते हैं, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, ना स्टैंप लगती है पासपोर्ट के ऊपर,
ना ही आपको कॉल करके वो बताते हैं, ठीक है। 10 से 15 दिन का प्रोसेसिंग टाइम होता है। वो बेसिकली आपकी इमिग्रेशन के अंदर वहाँ से उस कंट्री के अंदर से क्लैरिफिकेशन आ रही होती है, वेरिफिकेशन कर लेते हैं, देन वो आपको वीज़ा प्रोसेस करते हैं बुला के। अभी ये बड़े कंट्रीज़ की बात की मैंने, अभी चलें मोरक्को और इजिप्ट तो छोटे कंट्री, मैं वैसे ही बड़े कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। छोटे कंट्रीज़ कुछ होते हैं कि उनकी ऐसे वो इमिग्रेशन से या फिर एम्बेसी से नहीं पूछते और ऑन द स्पॉट आपको वीज़ा इशू कर दिया जाता है। लाइक जॉर्डन, जब आप यहाँ से जॉर्डन का वीज़ा अप्लाई करने लगते हो, पाकिस्तान तो हैवी प्रोसेस है, जब यहाँ से वीज़ा अप्लाई करने लगते हो तो आपको पता है उसी दिन 2 से 3 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर अंदर आपको वीज़ा लगा के दे दिया जाता है। ऑन द स्पॉट आपको बिठाते हैं कि भाई बैठो, और आपको आपके सामने वीज़ा लगा के जॉर्डन का दे दिया जाता है। ये होती है कि भाई वहाँ से एक्सेप्टेंस नहीं, यहाँ से वो प्रोसेस करके आपका दे रहे होते हैं। अब तुर्की एम्बेसी की बात करता हूँ। तुर्की कोई ऐसा नहीं करता। जब आपको पता है कि तुर्की चले भी जाओ तो भाई एयरपोर्ट के ऊपर कुछ भी नहीं पूछा जाता, आपको स्टैंप लगाते हैं और एंट्री दे देते हैं। ये चीज़ होती है तुर्की के अंदर। अब अगर मैं इंडिया की एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तानी अगर इंडिया जाना चाहते हैं, इंडियंस पाकिस्तान में आना चाहते हैं, तो उनका भी ऐसी प्रोसेस होता है कि उनकी जांच पड़ताल हो रही होती है दोनों कंट्रीज़ के अंदर कि भाई आप पाकिस्तानी हो, इंडिया क्यों जाना चाह रहे हो। तो वो कुछ CID वगैरह के बंदे आते हैं, वो आपकी जांच पड़ताल करते हैं, आपके मोहल्ले से पूछते हैं, फिर सारा वो प्रोसेस करते हैं और फिर यहाँ से क्लियरेंस होके आपकी इंडिया जानी होती है। फिर इंडिया से अगर आपकी क्लियरेंस मिलती है कि ये बंदा ठीक है, ओके है, रिकॉर्ड में नहीं है, इंडिया के किसी फ्रॉड वगैरह में या किसी भी रिकॉर्ड में नहीं है, देन वो एक्सेप्ट करते हैं इंडिया से, देन आपका वीज़ा प्रोसेस किया जाता है। सेम इंडियंस का भी हिसाब है कि इंडियंस ने जब पाकिस्तान में आना होता है तो उनका भी यही होता है कि पाकिस्तान एम्बेसी में और इमिग्रेशन के अंदर उस बंदे के बारे में पूछा जाता है कि भाई ये बंदा ओके है या नहीं है। उसके बाद क्लियरेंस मिलती है, वेरिफिकेशन होती है, देन वो बंदा आ सकता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ मेरे फ्रेंड की, जो कि कोरिया से डिपोर्ट हुआ। तो कैसे हो गया? तो दोस्तों वो तो जा रहा था वाया चाइना, लेकिन चाइना एम्बेसी को पता था कि यार ये बंदा पहले भी डिपोर्ट हुआ है, तो उस बंदे के बारे में शक था, तो उन्होंने दुबई उसको डिपोर्ट नहीं किया। हालांकि वो एमिरेट्स एयरलाइन पकड़ के चाइना जा चुका हुआ था, बीजिंग या शंघाई जा चुका हुआ था। जैसे ही वो एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा चाइना के, तो उन्होंने भाई उसको हिरासत में लेके उससे क्वेश्चनिंग की, काफ़ी क्वेश्चंस करते रहे कि आप पहले भी डिपोर्ट हो चुके हो। हालांकि वो चाइना से डिपोर्ट नहीं हुआ था, वो तो कोरिया से हुआ था, लेकिन वो वाया चाइना जा रहा था। लेकिन वो चाइना वालों ने उसको इजाज़त तो नहीं दी, इजाज़त तो दे दी लेकिन ऐसे नहीं। उसकी पहले फ़्लाइट मिस कराई, नई फ़्लाइट पकड़वाई, नई फ़्लाइट के बाद उसको भाई दुबई डिपोर्ट नहीं किया। हालांकि उसकी लास्ट डेस्टिनेशन वो दुबई थी जहाँ से वो आ रहा था। अगर डिपोर्ट करना होता वो डायरेक्ट वहाँ से ही दुबई डिपोर्ट करते, उसको आगे जाने ही ना देते। लेकिन उन्होंने क्या किया, इमिग्रेशन को आगे जो कोरिया की थी उनको इन्फॉर्म कर दिया कि हम ऐसा बंदा है आपको भेज रहे हैं, तो आप आगे से चेक कर लें। और उसके बाद जो उसका पासपोर्ट था वो भी इसको नहीं पकड़ाया, वो प्लेन का जो अमला था, एयर होस्टर्स वगैरह, उन्हीं को दे दिया। जब वो वहाँ एयरपोर्ट कोरिया पे पहुँचा तो भाई कोरिया में उसको डिटेंशन सेंटर में ले गए और एंट्री नहीं मिली और इसको डिपोर्ट कर दिया। यहाँ से एक और बात मैं आपको बता दूँ कि जब यहाँ से आप किसी भी कंट्री में फ़्लाई करने लगते हो, जब बोर्डिंग करवाते हो, फ़्लाइट टिकट वगैरह करवा लेते हो, तो भाई उसी वक्त वो आगे इन्फॉर्म कर दिया जाता है उस एयरपोर्ट के ऊपर कि ये बंदा, फ़लाँ बंदा आपके एयरपोर्ट के ऊपर आ रहा है। तो उससे पहले जो अमला वहाँ पे बैठा होता है वो सारी जांच पड़ताल कर लेता है और उनको मालूम होता है कि कौन सा बंदा हमारे एयरपोर्ट पे इस टाइम लैंड होने वाला है, आने वाला है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल भाई अमेरिका की है। जब आप अमेरिका जाने लगते हो, वीज़ा लग भी चुका होता है, वो आपको यहाँ दुबई से, जब अबू धाबी से जब जाने लगते हो तो वो अक्सर यहाँ पर ही रोक लेते हैं, आपको नहीं जाने देते हैं, यहाँ से डिपोर्ट कर देते हैं, जहाज़ में नहीं बैठने देते हैं। और अगर जहाज़ में बैठ भी जाओ तो ऑलरेडी आप इन्फॉर्म हो चुके होते हो अमेरिका के अंदर कि भाई ये बंदा बोर्डिंग करवा ली है, अब अमेरिका आ रहा है। फिर उसके बाद अगर कोई आपकी जांच पड़ताल पूछ कुछ होनी होती है तो वो अमेरिका के एयरपोर्ट के ऊपर ही कर ली जाती है। उनको पता था कि फ़लाने बंदे ने हमारे एयरपोर्ट के ऊपर आना है, उनको पहले से मालूम होता। अब अगर मैं बात करता हूँ उस बंदे की, जो बंदा डिपोर्ट हुआ जापान से, वो क्यों हुआ था। बेसिकली मेरे 2 फ्रेंड्स थे, उन्होंने, मेरा फ्रेंड था उसने और अपने उसके जानने वाले ने इकट्ठे एम्बेसी के अंदर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे जापान एम्बेसी के अंदर कि हम दोनों पार्टनर हैं और दोनों टूर के लिए भी इकट्ठे जाते हैं और अब भी इकट्ठे जा रहे हैं जापान में।
तो एक बंदे की तो बैंक स्टेटमेंट अच्छी थी, डॉक्यूमेंट सही थे, तो उसको वीज़ा मिल गया, लेकिन दूसरे फ्रेंड की, जो मेरा फ्रेंड था, उसको वीज़ा नहीं मिला क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर थोड़ी कमी थी उसकी। ना तो बैंक स्टेटमेंट अच्छी थी, बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी कह सकते हो तो कुछ इतने ख़ास नहीं थे, इस वजह से वीज़ा रिजेक्ट हुआ। अब मैं यहाँ पे ये बात तो मैं कंटिन्यू करूँगा, लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ, जब आप जापान एम्बेसी के अंदर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जाते हो, आपको मालूम है कि जापान एम्बेसी कहते हैं हमें स्टेपलर करके नहीं दो, हमें वैसे ही पूरे पेपर्स देने हैं आपने। क्यों? वो बेसिकली आपके सारे पेपर स्कैन होकर जापान इमिग्रेशन और एम्बेसी के अंदर जाने होते हैं, वहाँ से अप्रूवल निकलनी होती है। जब वहाँ से अप्रूवल आती है देन ये एम्बेसी को इन्फॉर्म करते हैं कि बंदा ओके है। अगर ओके है देन डिसीजन लेती है जापान एम्बेसी कि भाई आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। अगर वहाँ से अप्रूवल नहीं आती तो यहाँ से पहले रिजेक्ट हो चुके होता है। अगर वहाँ से अप्रूवल ओके की आती है तब ये आपके सामने डॉक्यूमेंट्स रख के और आपकी अपीयरेंस वगैरह को देख के देखते हैं कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना, लेकिन लास्ट इख्तियार वही एम्बेसी के पास होता है वीज़ा देने का या रिजेक्ट करने का। तो ये मेन लॉजिक होती है कि वो क्यों नहीं स्टेपलर करते और कहते हैं कि भाई हमें स्टेपलर के बगैर आपने डॉक्यूमेंट्स देने, क्योंकि वो स्कैन होके आके इमिग्रेशन और एम्बेसी को जाने होते हैं, वो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुके होते हैं। अच्छा, अब वो बंदा जी एक बंदे का एक्सेप्ट हुआ, एक का रिजेक्ट हुआ, लेकिन प्लान क्या था, दोनों बंदों ने इकट्ठे ट्रैवल करना, उसके बगैर वो ट्रैवल नहीं करते हैं, ठीक है। यही चीज़ थी, यही उन्होंने जमा करवाया था एम्बेसी के अंदर। अब वो बंदा जब उसके कुछ 1-2 दिन रह गए थे वीज़ा एक्सपायर होने में, वो जापान में गया, नरीटा एयरपोर्ट आई थिंक सो गया था या हनीदा गया था, मालूम नहीं इस टाइम। तो जब वो एयरपोर्ट पे लैंड किया, उन्होंने सबसे पहले पूछा कि जी कहाँ पे जाना है। उसने बताया कि मैंने फ़लानी जगह जाना है। उसने कहा ठीक है, पहले ये बताओ कि वो बंदा वो कहाँ है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई मेरा नाम नहीं लो, कोई भी ABC नाम रख लें आप, कुछ भी। तो वो बंदा कह रहा था कि भाई एम्बेसी इमिग्रेशन वाले कहते हैं वो बंदा किधर है, आप दोनों ने तो इकट्ठे आना था, आप दोनों तो इकट्ठे ट्रैवल करते हो, वो बंदा क्यों नहीं आया आपके साथ। हालांकि ये इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन को कैसे पता चल गया। तो फिर वहाँ पे उस दोस्त ने कहा कि भाई उस बंदे का वीज़ा नहीं लगा, इस वजह से नहीं आया। तो अच्छा, प्लान भी थोड़ा चेंज था, क्योंकि प्लान के अंदर जो उन्होंने बताया हुआ था कि मैंने फ़लाने दिन फ़लानी जगह पे जाना है, तो वो प्लान भी टोटल चेंज था। वहाँ से इमिग्रेशन वालों ने देखा कि भाई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कुछ आए हुए हैं और ये बंदा हमें कुछ और प्लानिंग बता रहा है, तो इस वजह से उसे डिपोर्ट किया गया। अब मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, जब मैंने वीज़ा लिया था, जो मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे, जो मैंने चीज़ें बताई थी, जो मैंने प्लान बताया था, मैंने उसी प्लान के थ्रू उसी प्लान के मुताबिक अमल किया था। अगर मैं चाहता तो मैं पहले मलेशिया, इंडोनेशिया, दुबई वगैरह विज़िट करके एंड पे जापान में कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने वही प्लान रखा और उन्हीं डेट्स में गया जो मैंने बताई थी। थोड़े दिन ऊपर नीचे चलो हो जाते हैं, तो जो मैंने डेट्स बताए थे कि मैंने इतने दिन रहना है, और वैसा ही रखा मैंने। और जब मैं एयरपोर्ट के ऊपर गया तो दोस्तों उन्होंने मेरे से क्वेश्चनिंग की कि आपने कहाँ पे जाना और क्या चीज़ें, वो ही उन्होंने इस क्वेश्चंस मुझसे किए जो मैंने प्लान के अंदर बताए हुए थे। अब यहाँ पे काफ़ी लोग मुझसे इख्तलाफ भी करेंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों मैं एक बात करता हूँ कि क्यों आपने एम्बेसी वालों को या इमिग्रेशन वालों को एयर डिपोर्ट करने की कोई रीज़न देनी है। जब आपने जाना है, जो प्लान दिया उसी प्लान के ऊपर चलो। अगर उन्होंने डिपोर्ट करना है, वो कोई भी रीज़न बना के आपको डिपोर्ट कर सकते हैं, तो रीज़न ही नहीं ना दो आपको उनको डिपोर्ट करने की। अब जो तो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं उनके लिए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, उनको मालूम है कि इमिग्रेशन किस तरह क्रॉस करनी है, किस तरह सवालों के जवाब देने और क्या क्या। जो बंदा इतना ट्रैवल नहीं किया हुआ, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ट्रैवल कर रहा है और बड़े कंट्री में जा रहा है, कनाडा, अमेरिका में जा रहा है, इंग्लैंड में जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया, UK में कहीं पे भी जा रहा है, न्यूजीलैंड में जा रहा है, तो वो अपना प्लान वैसे ही रखे ना जो उन्होंने एम्बेसी में दिया था, जिस तरीके से वीज़ा लिया था। अपने प्लान्स अगर आप चेंज करोगे तो आप इमिग्रेशन वालों को खुद शक व शुबे में डाल दोगे, तो वो आपसे क्वेश्चनिंग ज़्यादा करेंगे, फिर आपको आंसर नहीं आएंगे या कंफ्यूज हो जाओगे फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हुए। तो वो आपको डिपोर्ट करने में उनको कोई झिझक नहीं होगी, वो आसानी से आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। तो अपना जो प्लान होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो एम्बेसी को, इमिग्रेशन वालों को ऑलरेडी पता होते हैं, वो सेंड कर देते हैं, आपका डाटा शेयर हो चुका होता है। तो अपना प्लान वही रखा करें जो आपने एम्बेसी वालों को दिया होता है। चलें 5-10 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, ये बाहर बंदे के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं या जिनको इल्म ही नहीं है, बिल्कुल सिरे से अभी तक घर में बैठे हुए कमेंट्स कर देंगे, जो घर से लाहौर तक नहीं आए होंगे वो भी कमेंट्स कर देंगे ये ऐसा कुछ नहीं होता। तो भाई ये उन दोस्तों के लिए जो ट्रैवल करना चाहते हैं, जो नए ट्रैवलर्स हैं, ये उनके लिए बता रहा हूँ। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए नहीं है।
या बिल्कुल ही जो बंदा अभी कहीं नहीं गया हुआ उनके लिए भी नहीं है। तो ये एक वीडियो थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।